लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में 1572 के एक वाक़े की तस्वीर लगी है। इस तस्वीर में गुजरात की आज़ाद रियासत का असल हुक्मरान शहनशाह अकबर की इताअत कबूल कर रहा है और वो सल्तनत अकबर के हवाले कर रहा है। ये शख्स एतमाद खान इस रियासत का निगरान या वकील था। इसके पास ख़जाने का कंट्रोल था, इसके पास शाही मोहर थी, ये इलाके के लोगों को तकसीम किया करता था। और जब खाना जंगी की वजह से उसका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ा तो उसने ख़ुद शहनशाह अकबर को दावत दी कि वो आए और इस इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल करें, जिसके बाद गुजरात मुग़लिया सल्तनत का एक सूबा बन गया। और फिर कुछ अरसे के बाद शहनशाह अकबर ने एतमाद खान ही को गुजरात के सूबे का गवर्नर बनाया और वो अपनी वफ़ात तक इस ओहदे पर कायम रहा। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि एतमाद खान एक ख्वाजा सरा था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चीन की तारीख़ का एक बहुत बड़ा जर्नैल यंग हा एक ख्वाजा सरा था और मुसलमान भी था। क्या आप ख्वाजा सरा, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर का फ़र्क जानते हैं? अगर हम इन तीन लफ्ज़ों का फ़र्क समझ लें तो हमें आज की अपने दौर की वो ट्रांसजेंडर पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाएगी, जिसके हवाले से बार बार मारियाबी और मौलाना तारिक जमील का नाम भी सामने आता रहता है। दोस्तों, आज ये बात हमें अजीब महसूस होती है, लेकिन सलातीन के दौर में और मुग़लों के दौर में दरबार से वाबस्ता ख्वाजा सरा आला तालीम याफ्ता होते थे, बहुत टैलेंटेड होते थे और बहुत ताकतवर भी होते थे। अब ये एक बड़ा अजीब तज़ाद है, क्योंकि इनको ग़ुलामों के तौर पर दूर दराज के इलाकों से पकड़ कर लाया जाता था और लड़कपन में इनको मर्दाना सलाहियतों से महरूम किया जाता था। ऐसा क्यों होता था? अब आम वजाहत ये है कि क्योंकि ये मर्दाना सलाहियत से महरूम होते थे, इसलिए हरम में जा सकते थे, दरबार में आ सकते थे, ये उनकी ज़रूरत थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे। मसलन खिलजी हुक्मरानों का फौलादी जनरल मलिक काफूर, वो एक ख्वाजा सरा था। खुसरो खान और ख्वाजा जहान, वो तो सुल्तान बन गए। उसकी वजह ये है कि बादशाहों को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती थी बड़े बड़े ओहदों पर, अहम ओहदों पर, अपने दरबारों में, जो बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ ना रखते हों, इलाके के हुक्मरान ख़ानदानों से ताल्लुक़ ना रखते हों, जो मोरूसी सल्तनत बनाने के काबिल ना हों, जो अपनी दौलत वारसों को ना दे सकें, ताकि उनकी तमाम तर वफ़ादारी बादशाह के साथ, दरबार के साथ, शाही ख़ानदान के साथ हो, तो उन्हें ये वफ़ादारी ख्वाजा सराओं से मुयस्सर आती थी। अरे, चीन के एडमिरल यंग ही की तो बात रह गई, जिनका आजकल बहुत तस्करा होता है। यंग ही को भी एक जंग में कैदी बनाया गया, मर्दाना सलाहियत से महरूम किया गया, फिर शाही खिदमत में शामिल किया गया और वो तरक्की करते करते चीन की नेवी के चीफ बन गए, अमीरुल बहर। और ये चीन की तारीख़ का एक अजीम दौर था जब मिंग ख़ानदान हुकूमत कर रहा था और वो आर्माडा लेकर, यानी बहुत से बहरी जहाज़ों का एक ग्रुप लेकर 7 बहरी सफ़रों पर गए, बहुत से मुल्कों में, बहुत से इलाकों में, 1405 से 1430 तक। और इस आर्माडा के जाने का मकसद ये था कि दुनिया में चीन की पावर प्रोजेक्शन की जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि चीन की क्या फ़ौजी ताकत है, कितनी उसके पास माशी दौलत है, उसकी किस तरह से बहरी ताकत है और उसका शाही ख़ानदान कितना तगड़ा और कितना बावकार है। दोस्तों, हिजड़ों का तो आपको पता होगा, इनको तो हम सब देखते हैं। हिजड़ा जनूबी एशिया की एक सकाफ़ती शनाख्त है। हिजड़े जनूबी एशिया के अलावा कहीं नहीं होते। यहाँ पर वो लोग जो तीसरी जेंडर के तौर पर रहते हैं, ना मर्द और ना औरत, और एक कम्युनिटी बना कर रहते हैं।
ایک الگ ثقافتی اور سماجی شناخت کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے رسم و رواج کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے گرو چیلا سسٹم کے ساتھ رہتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی زبان کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے عقائد کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیجڑا کہلاتے ہیں۔ اگرچہ خواجہ سرا سلاطین کے ساتھ آئے تھے، یعنی سلاطین جب آئے ترکی سے تو وہ یہ شناخت لے کر آئے، یہ انسٹیٹیوشن لے کر آئے، ہیجڑے بر صغیر میں صدیوں سے موجود تھے، اور ان کا ایک اپنا رول ہے شادیوں پر، بچوں کی پیدائش پر، پبلک پرفارمنس میں، اس میں سب میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں۔ بلیس کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، ان کی بد دعاؤں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ شاید ہیجڑوں کو بر صغیر میں وہ عزت و مقام تو حاصل نہیں تھا جو خواجہ سراؤں کو تھا، یہ بڑی سٹیٹس میں تو شمار نہیں ہوتے تھے، لیکن شاید ان کا وہ حال بھی نہیں تھا جو اس وقت ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی۔ 1871 میں برطانوی حکومت نے ایک قانون بنایا، کرمنلز ٹرائبز ایکٹ، یعنی ایسے انہوں نے قبیلے شمار کیے جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ جرائم پر مبنی قبیلے ہیں یا یہ جرائم کرنے والے قبیلے ہیں، اور ان کے ساتھ سختی ضروری ہے، ان کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے، ان کی نگرانی ضروری ہے، اور انہوں نے ہیجڑوں کو بھی ایسا ہی ایک قبیلہ بنا دیا۔ طرح طرح کی ان پر پابندیاں لگائی گئیں، ان کے لباس پر، ان کی پرفارمنس پر، ان کے ادھر سے ادھر جانے پر، پولیس کی ان کو نگرانی میں دے دیا گیا، ان کی انسلٹ کی گئی، پرچے کیے گئے، اور ان کا سٹیٹس بالکل زمین پر آ گیا، جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ ہمیں خواجہ سرا کا پتہ چل گیا، ہیجڑے کی سمجھ آ گئی۔ اب یہ ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ٹرانسجنڈر ایک جدید شناخت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط جنس میں پیدا ہوئے اور وہ ایک الگ شناخت چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت پیدا ہوئی، وہ سمجھتی ہے کہ اس کی روح، اس کی نفسیات ایک مرد کی ہے اور وہ مرد جیسی شناخت چاہتی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ٹرانس مین۔ اس کے مقابلے میں ایک مرد ہے جو مرد کے طور پر پیدا ہوا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کی شناخت عورت کی ہونی چاہیے، وہ عورت کے طور پہ رہنا چاہتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ٹرانس وومن۔ یعنی اس کا معاملہ جسم سے زیادہ نفسیات سے ہے، اور اس پر ایک بین الاقوامی پوری دنیا میں بحث موجود ہے۔ قوانین بنائے گئے ہیں یہی حق دینے کے لیے کہ مرد عورت بن سکے، عورت مرد بن سکے۔ طبی طور پر ان کو آپریشن کا حق دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ مغرب کے ملکوں میں، کہ وہ اپنی جنس تبدیل کر سکیں۔ یعنی ٹرانسجنڈر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ انٹر سیکس ہو، وہ ایسا شخص ہو کہ جب پیدا ہوا تو اس کی جنسی شناخت واضح نہیں تھی۔ میرے خیال میں ایسا ہی معاملہ ہجڑوں کا بھی ہے، وہ تمام انٹر سیکس نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت سی ٹرانس ویمن ہیں، یعنی جو مرد کے طور پر پیدا ہوئے لیکن ہجڑوں میں اس لیے شامل ہو گئے کہ ہجڑے خواتین جیسا روپ اختیار کرتے ہیں، خواتین بن کر رہتے ہیں۔ اب یہ بحث پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ پاکستان کے علماء، پاکستان کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کی شناخت صرف انٹر سیکس کے لیے ہونی چاہیے، ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو پیدائشی طور پر نہ واضح طور پر مرد ہیں اور نہ واضح طور پر عورت ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ جو بین الاقوامی تحریکوں سے متاثر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ٹرانسجنڈر مین اور ٹرانسجنڈر ویمن کے طور پر بھی لوگوں کو رہنے کا حق ہونا چاہیے۔ اب ماریہ بھی کیا فرما رہی ہیں اور مولانا طارق جمیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ماریہ بھی مشہور فیشن ڈیزائنر، ان کا کہنا یہ ہے کہ خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کے خیال میں خواجہ سرا انٹر سیکس ہوتے ہیں، یعنی وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، اور ٹرانسجنڈر وہ ہیں جو اپنی جنس کا تعین خود کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہوئی وہ خواجہ سرا کے لیے ہوئی، لیکن ٹرانسجنڈر اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کے خیال میں حقوق صرف انٹر سیکس لوگوں کو ملنے چاہیے،
ट्रांसजेंडर को डिस्करेज करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। और वो जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं, जिस तरह इस बारे में वो बात करती हैं, तो उस पर बहुत से लोगों का, ख़ास तौर पे लिबरल लोगों का ये कहना है कि वो ट्रांसजेंडर के बारे में नफ़रत अंगेज़ी कर रहे हैं और उनका जो जोश खिताबत है वो ट्रांसजेंडर्स को मुश्किल में डाल रहा है। अब यहाँ पर ये बात भी है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जो हिजड़ा था मिसाल के तौर पर, जिनको एहतराम से हम ख्वाजा सरा कहते हैं, उसमें सिर्फ इंटरसेक्स होते थे, सिर्फ वो लोग होते थे जो पैदाइशी तौर पर ना मर्द होते थे ना औरत होते थे, बल्कि उनमें एक अच्छी खासी तादाद ट्रांस वीमन की होती थी। यानी वो लोग जो पैदाइशी तौर पर मर्द होते थे लेकिन वो मुतमैन नहीं होते थे अपनी शनाख्त से, अपने जिस्म से, तो वो औरत जैसा रूप धार लेते थे। यह हम सबको मालूम है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो मारिया भी जो गुफ्तगू कर रही हैं वो गुफ्तगू है जो इस वक्त दुनिया भर में ट्रांसजेंडर की सियासत का हिस्सा है। ट्रांसजेंडर के हवाले से बात हो रही है। तो दुनिया में, अमेरिका में, मगरिब में जो राइटिस्ट लोग, दाएं बाजू के लोग, उन्होंने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है, मारिया बी की वही पोजीशन है, उन्होंने वही पोजीशन ली हुई है। तो अब बात आ गई हमारे प्यारे प्यारे मौलाना तारिक जमील की तरफ। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम इस तरह की गुफ्तगू आगे भी करते रहें। देखिए, मौलाना के बारे में मैंने इंग्लिश अखबार डॉन में एक पूरे सफ़े का मजमून लिखा था, जिसमें मैंने उनकी शख्सियत का, उनकी जो तर्ज़ है, उनके जो झगड़े हैं, उन पर काफ़ी बात की थी। मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरे ख़्याल में ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, ख्वाजा सराओं के हवाले से जो मौलाना का तरीक़ाकार है वो मौलवी से ज़्यादा एक सूफ़ी जैसा है। वो एक बहुत बर्दाश्त का उनका रवैया है। वो दावत देते हैं लेकिन वो कहते हैं कि इनकी तज़लील नहीं होनी चाहिए, इन पर कुछ शराइत ना लगाएं, इनका एहतराम करें। और जब वो एहतराम करते हैं तो उनकी तज़हीक भी जाती है कि जब वो किसी ख्वाजा सरा के साथ नज़र आते हैं तो वो कहते हैं, देखो जी कैसा मौलवी है, देखो जी खुसरन जफ्फी लाले, ख्वाजा सरा के साथ ये बैठा है, ये डांसर के साथ बैठा है। आपको मालूम है मारूफ ट्रांसजेंडर डांसर या ख्वाजा सरा डांसर कह लीजिए आप, महक मलिक, उनके साथ वीडियो को लेकर उनकी काफ़ी भद उड़ाई जाती है। और सितम ये है कि ख़ुद लिबरल भी उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील ट्रांसजेंडर्स को मशरूत तौर पर कबूल कर रहे हैं, यानी वो इनको एक काबिल इस्लाह शख्स समझते हैं, उनको कबूल नहीं करते। ये बात तो ठीक है कि उनकी जो पोजीशन है शरई है, वो आलम दीन है, वो जो बात करेंगे उनकी पोजीशन शरई होगी। वो ख्वाजा सराओं की शादी के बारे में हो, उनकी जिस्मानी शनाख्त के बारे में हो, लेकिन उसके साथ साथ जो अहम बात है कि माशरे में उनके एहतराम के बारे में उनका एक बहुत अच्छा मौक़िफ़ है। हर पसमानदा तबके के बारे में मौलाना तारिक जमील इसी तरीके से पेश आते हैं। तमाम तर राय के इख्तलाफ के बावजूद इस बात को हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए। अगर हमारे दूसरे उलमा को भी ये बात समझ आए तो ये पाकिस्तानी माशरे के लिए बहुत अच्छी बात होगी।